चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेशन नंबर 17 है आपका टॉप 500 सीरीज का। ठीक है। और परसों आपका एग्जाम है ही भाई, तो ये आईबीपीएस क्लर्क मेन से रिलेटेड आपका लास्ट सेशन है। ठीक है, कल आप गैप लो। ठीक है। वैसे भी ये आपको जो वीडियो मिलेगी अराउंड आपका इवनिंग में मिलेगी, लेट इवनिंग आपको 7:30 और 8 PM के आसपास। ठीक है। तो जैसे भी पॉसिबल हो, जितना भी हो अपनी कन्वीनियंस से, है ना। आप लास्ट क्लिप आप ये एक तरीके से लास्ट रिवीजन है ये आपका। ठीक है। आप जितना इस सेशन में से करना चाहो, लिमिटेड ही लिया है मैंने ताकि आप उसको कवर कर पाओ, है ना। तो डीआई भी लिए है ना, और थोड़ा थोड़ा क्या है, कोई एक आधा केसलेट मैंने आपका उसका लिया इक्वेशंस का, एक आधा आपका किसका है, आपका नंबर सीरीज का। ठीक है। और एक आधा अर्थमेटिक डीआई है, बाकी डीआई और केसलेट आपके रेशियोज परसेंटेज और एवरेजेस पे है। ठीक है। तो जितना भी कवर हो पाएगा, जैसे भी हो पाएगा, एक लिमिटेड है ना, एक लाइट सा सेशन हम लोग 1.5 घंटे का अराउंड, है ना। उतनी चीजें करेंगे जितना आप लोग, जितना हम लोग क्या करें, रिवाइज कर पाए। ठीक है भाई। और एकदम चिल रहना, है ना, आई मीन काम रहना भाई, जितना आप कर पाओ उतना करना। अगर अदरवाइज है ना, जल्दबाजी या कुछ ऐसा हबड़ तबड़ में ना, ऐसा नहीं कि कल भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसा भाई बिल्कुल मत करना। ठीक है। लाइट रखो, है ना। जो चीजें हो पा रही है वो चीजें करो, जो चीजें नहीं हो पा रही उसको छोड़ दो। ऐसा कुछ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला जो आपने पहले से ना किया हो। ठीक है। बट आपको क्या करना है, जो आपको आता है उसको आप अच्छे से भाई अप्लाई कर पाओ। वो तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपकी जो माइंड की एफिशिएंसी है ना, आप क्या रहोगे, रिलैक्स रहोगे और ज्यादा एफिशिएंट रहोगे। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कल बिल्कुल भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सेशन भी अगर आप नहीं करना चाहते तो तब भी मत करना, कोई लॉस नहीं है ऐसा आपके पास। ठीक है। ये तो आपकी ड्यूटी भाई, डेली प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं छूट रहा है आपके पास। आपने सब पहले से किया हुआ है, सब आपके पास सब आपको आता ही आता है। ठीक है। इसमें मैंने अर्थमेटिक डीआई भाई लिए हैं, केसलेट लिए हैं। ठीक है। अगर एक एक मुझे याद पता नहीं कि सेशन में शायद एक एक वन लाइनर वाले होंगे, अगर नहीं भी हैं तो सेशन नंबर 16 जो है आपका, है ना, वो आपका 25 से 30, 25-26 क्वेश्चन है, मैंने अर्थमेटिक के वन लाइनर आपके कराए थे। तो आप चाहो तो वहां से रिवाइज कर सकते हो। और इससे पहले वाला जो सेशन था वो सेशन 15, उसमें 4-5 आपके डीआई थे और कुछ नंबर्स, नॉलेज और इक्वेशंस और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस थे। ठीक है भाई, अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। चलो तो देख लेते हैं आज के सेशन में। आप चाहो तो भाई एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, क्वांट बाय अरुण पांचाल, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चैनल का नाम भी आपका क्या है, क्यूएपी क्वांट बाय अरुण पांचाल। ठीक है। पीडीएफ में आपका कमेंट में पिन कर देता हूँ। ठीक है। और चाहो तो आप ग्रुप से भी ले सकते हो, और चाहो तो आप क्या है कि कमेंट में पिन करके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन, वैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो या बहुत ज्यादा आपको परेशान करे। ठीक है। अपनी पेस से, अपनी कन्वीनियंस से जो जो पोर्शन आप करना चाहते हो इस सेशन से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कोशिश करना खुद से करो, विद इन टाइम लिमिट में करो। मान लो अगर ये 2 घंटे का सेशन होता है तो इसके सारे जो भी डाटा है उसको आप 1 घंटा, है ना, 1 घंटा 55 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट में करने की भाई पूरी कोशिश करो। ठीक है। क्योंकि मुझे तो ज्यादा टाइम लगता है ना समझाने में, आपको तो अटेम्प्ट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है। चलो, फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। मैं कोई भी पोर्शन होगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे भी पॉसिबल होगा थ्रू कमेंट कर दूंगा या एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत डुएबल और मॉडरेट सेट से आपका रडार ग्राफ, है ना। सिर्फ आपके पास क्या, रडार से आप रिप्रेजेंट कर लो इसको, पाई चार्ट से कर लो, जैसे मर्जी आप इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक। चलिए तो चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर कैट इन 4 डिफरेंट ईयर्स, 15, 16, 17, 18, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई द कैट। यानी ये जो ग्राफ आपको दिया है ना, कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम आपका अटेम्प्ट किया है और कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने वो एग्जाम आपका क्वालिफाई किया है। तो ये तो भाई सिंपल हो गया ना, कि जो भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, उसमें से क्या होगा, कुछ ने तो एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, बाकी जो रेस्ट होंगे उसमें से आपके क्या होंगे, नॉट क्वालिफाइड। अगेन दैट इज द सेम सिचुएशन, है ना। फिर इसमें अगेन बॉयज एंड गर्ल का भी कुछ कुछ पूछने वाला है, कितने पास कितने फेल, ऐसा ही आपका ये सिनेरियो पूरा सेट आपका है। बट इसमें क्या, डायरेक्ट डाटा आपको दिया हुआ है। अब छोटे से इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, देखो इसमें 4 साल का दिया। अब ये तो श्योर है ना कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन को या एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कभी भी एग्जाम जो क्वालिफाई होंगे उससे तो मेरे पास कम नहीं होने चाहिए ना भाई। मैं ये कहने वाला हूँ आपसे कि 100 स्टूडेंट ने क्वेश्चन आपका पेपर अटेम्प्ट किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 100 स्टूडेंट ने ही आपका एग्जाम क्लियर किया होगा, है ना। तो भाई क्लियर करने वाले 100 या 100 से कम ही होने चाहिए। तो यहाँ पर इसने, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना था। देखो अगर मैं बात करूं, देखो ये 2015 का डाटा है, इस पे 2 वैल्यू आपको दी हुई है, 120 दिया हुआ है और 200 क्या दिया हुआ है आपको, 240 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, है ना, एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा, वो हमेशा ज्यादा ही होंगे, है ना, क्वालिफाई करने वालों से। बस ये एक छोटे से इन्फॉर्मेशन जो आपको खुद से क्या करनी थी, खुद से क्रैक करनी थी। ठीक है। और
और 2016 का आप देखोगे ऑब्वियसली बात है भाई 160 ने अटेम्प्ट किया होगा और 360 ने क्वालिफाई कर दिया होगा। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 360 क्वालिफाई आई मीन अटेम्प्ट वाले हो गए और 160 आपके पास क्या हो जाएगा क्वालिफाई करने वाले। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार डाटा देख लो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कन्वीनियंसी से आप कर सकते हो। ठीक है, या तो चाहो बार बार आप अब ग्राफ में से देख के कर सकते हो, है ना। तो आप देख लो 15 का, 16, 17 और 18 का डाटा है। टोटल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जिन्होंने अटेम्प्ट किया, बाकी जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना। तो बार बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, चार्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 का आप देखोगे यानी 240 टोटल है, 120 ने आपका क्या किया होगा, क्वालिफाई किया होगा। और 100 360 ये हैं और 160 मेरे पास ये आ गए भाई। 120 ने क्वालिफाई किया है तो नॉट क्वालिफाई वाले 120 हो गए, है ना। ये नॉट क्वालिफाई वाले 200 हो जाएंगे मेरे पास। और यहाँ पर आप आ जाओ 400 का ये टोटल डाटा है, 240 क्वालिफाई है, 160 वो होगा जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होगा आपके पास। ठीक है, लास्ट वाला है दिस इज 300, 140 अगर क्वालिफाई करता है तो बाकी 160 मेरा क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, हम इसके देख लेते हैं। The number of students who appeared for CAT in 2019 is 16.66% more than those appeared in 2016। ठीक है, अब 19 का डाटा मुझे नहीं है तो सबसे पहले आप 19 का देख लो, जिसमें से क्वालिफाइड प्लस जो भी है नॉट क्वालिफाइड वाला आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर कैट इन 2019 वो 1/6 कम है। ठीक है, तो 16 सॉरी 1/6 ज्यादा है। ठीक है, तो यानी 6 और 7 का रेशियो हो गया सिंपल 6, यानी 2016 का आप डाटा देख लो। 2016 में अगर मैं डाटा देखूंगा जिन्होंने आपका क्या है कि ये वाले हो गए, है ना, दैट इज 360 जिन्होंने अटेम्प्ट किया। तो अगर 6 यूनिट मेरे पास 360 के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई 7 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे पास, 420 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो 2019 में जो अटेम्प्ट करने वाले हैं कैट दैट इज 420, व्हाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड द कैट इन 2016 इज 14.285% लेस देन दैट इन 2019। ठीक है, अब आप देखो देखिए 42.85% बहुत नॉर्मल फ्रैक्शन है, दिस इज 3/7, है ना। ये 3/7 कम है, यानी अगर 19 और 16 का रेशियो देखोगे तो ये 7 पोर्शन होना चाहिए, ये वाला कौन सा पोर्शन होना चाहिए, 4 पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला डाटा ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि जिन कितने ने कैट क्वालिफाई किया 2016 में, आपका 160 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आपका क्वालिफाई किया। तो ठीक है, 4 टाइम्स हो गया, 4 सत्ते कितना, 28, दिस इज 280। तो 280 ऐसे होंगे, ये आपका टोटल है ना, दिस इज 420, 280 क्वालिफाई करने वाले हो गए भाई। रेस्ट जो बचा होगा वो दैट इज नॉट क्वालिफाइड, यानी 420 माइनस 280, 20 तो इधर से ले लिया, 300 हो गया, फिर 100 ले लो और फिर आपका क्या ले लो, 20 ले लो। 140 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2019 में कैट एग्जाम दिया तो होगा बट उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होगा। सिंपल है ना, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये वाला डीआई आपका बहुत ज्यादा डूएबल है, आराम से, है ना। जैसे अगर एग्जाम में इस लेवल का आता है तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, शायद 2 मार्क्स का तो नहीं होना चाहिए। फिर भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इजी वाले क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में नहीं आते हैं भाई, है ना। कुछ भी परसेप्शन बना के मत जाना, है ना, कि 2 वाले हार्ड ही होंगे और 1 वाले इजी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बट नॉर्मल है, 30 मिनट है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक करो जो भी है ना। जरूरी नहीं है कि आई मीन आप डीआई पहले करो, मेरी जो चॉइस रहेगी वो ये रहेगी, नंबर सीरीज कर लो, क्वाड्रेटिक कर लो, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अगर नंबर सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आधा डीआई, है ना, 2-2 मार्क्स का अगर इजी वाला आ जाएगा, है ना, तो वो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एक मिनट को, क्या हो गया। The ratio of the number of students who appeared for CAT in 2017 to the total number of students who qualified in 15 and 16 together, that is in Z plus 5 and Z minus 2 ratio, find the value of Z। ठीक है, ये तो इसने आपका डायरेक्ट ही आपका रेशियो से पूछ लिया, बस ये ध्यान रखना नंबर से इधर उधर ना हो जाए भाई। ठीक है, appeared for CAT in 2017, appeared for CAT in 2017, this is 400। ठीक है, और इसका रेशियो मेरे से मांग रहा है ना, इसका रेशियो मेरे से मांग रहा है कि 15 और 16 का जो आपके क्या हुए क्वालिफाई। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 15-16 क्वालिफाई ही मांग रहा है ना मेरे से। ठीक है, हाँ, 400 तो ये हो गया और 120 प्लस 160 आ जाएगा मेरे पास। दिस पोर्शन इज इक्वल टू जेड प्लस 5 ओवर जेड माइनस 2। ठीक है, 400 ओवर 280 ये तो आ जाएगा 7, 10 और 7 के रेशियो में। ठीक है, तो z प्लस 5 ओवर z माइनस 2, है ना, तो ये आ जाएगा 10z माइनस 20 इक्वल टू 7z प्लस 35।
ठीक है, दिस इज 3z इक्वल टू 55, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 55/3 आ रहा है यार कहीं कैलकुलेशन। चलो जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन नंबर, या एक बार चेक कर लो, अगर z को मैं 55/3 रखता हूँ, 55/3 + 5 5 से 15, 15 अगर मैं करूंगा तो 70/3 है ना, और 55/3 - 2 6 घटा दो, दिस इज 49/3। हाँ ठीक है यार, है ना। बस कई बार क्या होता है नंबर्स ना थोड़े नन ऑफ दीज आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि शायद लगता है कि कोई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करती हो, ठीक है। चलो तो ये क्लियर है अपना 10 और किस में आ रहा है, ये 7 आ रहा है, क्लियर। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जी, ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर कैट इन 2016 हैड बीन 25% लेस, ठीक है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 2016 एंड 2019 वुड बी इन 3:2 रेस्पेक्टिवली, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है समझना भाई, अगर दो जैसे जैसे अपना डाटा निकल रहा है वो आप निकाल लो भाई। 2016 का अगर डाटा है ना, 2016 का अगर आप डाटा 25% कम कर देते हो है ना, तो ये ओरिजिनल का कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। तो अब जो 2016 में ये वाला डाटा और 2019 का जो रेशियो आ जाएगा, दिस इज इन 2:3। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, यानी डायरेक्ट परसेंटेज से कर लो, 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 50% इस वाली वैल्यू का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो 2016 का जो एक्चुअल डाटा था उसके कंपैरिजन में 2019 का जो पीरियड आ जाएगा वो उसका आधा हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो आधा यानी 2016 का अटेम्प्ट आप देखो कितना था, 360 था आपके पास। अगर 360 है उसका आप आधा करोगे तो दिस इज 180। ये पोर्शन मेरे को क्लियर हो गया कि टोटल जो अटेम्प्ट से कैट के दैट इज 120, ठीक है। अब the ratio of the number of boys to girls student who score 90% और above is 19 and 13। अब देखो वही सेम बाइफरकेशन, पास फेल का पूछ लेगा, एज का पूछ लेगा, सिर्फ लैंग्वेज ही तो अलग है ना। मैंने यहाँ पर 90% और अबव का पूछ लिया, तो यहाँ पर दो टाइप का सिनेरियो बनेगा, दिस इज 90% और लेस, और ये वाला पोर्शन कितना आएगा, 90% अबव या इक्वल टू 90%, ठीक है। इसमें भी आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स होंगे और इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए भाई, बॉयज एंड गर्ल्स होने चाहिए। अब आप देखो वो क्या बोल रहा है कि ये वाला जो बॉयज एंड गर्ल का रेशियो है दैट इज 19:13 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे, देखो ये 19 मेरे पास क्या दिया भाई, ऑड नंबर है ना, और गर्ल्स में भी ऑड नंबर है, तो इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो ऐसे होगा ना, अगर यहाँ पे 19 होगा यहाँ 13 होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अमंग among students who scored less than 90%, 75% are girls, ठीक है। अब इसमें जो टोटल है, मुझे ये वाला डाटा नहीं पता, जो भी बचेगा आई मीन लेस 90% वाला, उसमें 75% आपके पास गर्ल्स होनी चाहिए, तो ये इस वाले पोर्शन का 75%, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019 हु स्कोर्ड लेस देन 90% इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 90% और मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखो ये इस टाइप का वाइफर्गेशन या एक ना एक रेशियो से जो अटकाने वाला क्वेश्चन होता है पूरे सेट में, वो आपको मैंने लास्ट वाला भी आई थिंक लास्ट सेशन में, यानी जिसमें मैंने डीआई कराया था सेशन 15 में, है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन वहां पे भी मैंने कराया था। तो भाई रिपीटेड चीजें, ऐसा कुछ नई चीज नहीं आने वाली है ना, हर बार नंबर चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके पास वही रहेंगे। अब आपको यहाँ पर समझना होगा, पहले बात तो देखो ये स्टेटमेंट मुझे चेक करनी है, ये वाला जो पोर्शन है 180 है ना, दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, ये 90% लेस वाला मेरे पास ज्यादा होगा 90% अबव वाले से। इसका मतलब तो मुझे ये समझ में आया कि ये वाला जो पोर्शन होगा, यानी भाई अगर ज्यादा है तो 180 का आधा करोगे तो ये पोर्शन 90 से तो ज्यादा ही होगा ना, और ये वाला पोर्शन आपके पास 90 से कम होना चाहिए। अब आप देखो बॉयज प्लस गर्ल्स यहाँ 32 के मल्टीपल है, समझना बॉयज और गर्ल्स 32 का मल्टीपल है, पॉइंट्स में तो आएंगे नहीं, या तो 32 होगा या 64 होगा या क्या होगा 96 होगा। बट जैसे ही अगर ये 96 हो गया है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका 90 से क्या चला जाएगा, कम चला जाएगा। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बनती है, 32 एंड 64, 96 वाला मैं नहीं लूंगा। अगर ये डाटा 32 है, समझ लो यहाँ पे आप लिख लो, देखिए इट इज बॉय एंड गर्ल, तो 19 और 13 वाला होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, या मेरे पास कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पे आप बॉयज एंड गर्ल्स देख लो, अगर 180 है ना, 32 आप घटा रहे हो तो 148 पोर्शन आएगा, उस 148 में बॉय एंड गर्ल का जो रेशियो है वो 75% और 25% आपको दिया हुआ है। सो दिस इज इन 1:3 रेशियो, ठीक है। तो 1:3 मतलब 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 3 12,
है ना, और 4 सत्ते 28 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरे पास 37। 37 का ट्रिपल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। या तो ये पोर्शन आएगा। अगर 38 और 26 करते हैं तो भाई मुझे 64 घटाना पड़ेगा। 180 में से 64 घटाओगे तो 116 आएगा। 116 का 1/4 कर दो, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 29। इसका ट्रिपल टाइम्स अगर मैं करूंगा तो इट बिकम्स 87। तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास बनकर है। क्लियर? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको काम करना था, ठीक है। अब आप चेक कर लो कौन कौन सा आपको दिया हुआ है इसने। एक मिनट रुकना भाई। Number of boys who scored less than 90% is a prime number. Boys who scored less than 90% is a prime number, है ना। एक मिनट रुको, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। These are the गर्ल्स ज्यादा है ना, और बॉयज मेरे पास क्या दिया हुआ है, कम। ठीक है, बॉयज जो है 90% जिनके कम है वो प्राइम नंबर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो 37 भी और 29 भी, दोनों के दोनों आपके पास क्या निकल कर आ रहे हैं, प्राइम नंबर निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो मेरे पास करेक्ट हो। The number of boys who scored 90% or above is more than boys who scored less than 90%. नहीं भाई, लेस देन 90% वाला जो है ना, who scored 90% और above, 90% और above वाले तो मेरे पास 19 और 38 थी। इसका मतलब एक बार तो ये वाला पोर्शन ज्यादा है, एक बार ये वाला पोर्शन क्या है, कम दिया हुआ। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेरे पास डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पार्शियल ट्रू है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कोर 90% और अबव और गर्ल्स हु स्कोर लेस देन 90% इज 98, इज लेस देन 98। क्या 98 से कम है ये वाला गैप? आप देखो क्या है, 98 से कम आ रहा है ये वाला गैप। पहले आप गैप देखो भाई, 111 का है ना, और यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास वो कितना आपको दिया हुआ है, 26। सॉरी, गर्ल्स मेरे पास 13। अगर 111 है और 13 है, इसका गैप आप देखोगे तो भाई 11 में से 3 गया तो ये 8 आएगा। जैसे तो 98 ही आ रहा है, लेस देन 98 तो नहीं होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास क्या है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, एक ही मेरे पास क्या हो गई, आई मीन रॉन्ग हो गई। ठीक है, सेकंड वाला मैं चेक करूंगा ही नहीं भाई। मैं क्या ही करूंगा इस वाले पोर्शन को चेक करके, 87 वाले को, और यहाँ पर जो गर्ल्स है 26 वाले, ये तो मेरा 98 से कम आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डाटा मेरे पास 87 है, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं 26 तो 98 से तो कम ही आने वाला है। ठीक है, ये भी मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई। ठीक है, एक स्टेटमेंट है बस मेरे पास, क्या कि पहला वाला जो पोर्शन था वो सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास, डेफिनेटली ट्रू। इसका मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना आपको काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना। सिर्फ रेशो की एक पॉसिबिलिटी मैंने आपसे चेक कराई है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपका डीआई में भाई बहुत सारी चीजें ना, देख नॉर्मल सा पार्ट है ना। कोई रेशो दे दी और मैंने कहा कि वो इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, 32 बनेगा, 64 बचेगा, 96 तो होगा नहीं क्योंकि वो कम है मेरे पास। ठीक है, 50% से कम होना चाहिए। क्लियर? चलो एक बार देखना इसको अटेम्प्ट करके, इस वाले क्वेश्चन को। अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। The number of students who appeared for CAT in 2016 is what percent the number of students who did not qualify CAT in 2017? सारा डाटा क्वेश्चन है ना, कैट 2016 से पूछ लिया यार इसने। वो अपीयर्ड फॉर कैट इतना, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है वो 2017। अपीयर्ड फॉर कैट इन 2016, ठीक है, 2016 में अपीयर्ड कितना है, ये 360, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 17 में, दैट इज 160 आ रहा है। तो भाई रेशियो देख लो, 4, 9 और 4 का आपको रेशियो दिया। ठीक है, तो ये वाला 9 वाला पोर्शन 4 से वो मांग रहा है, कितना परसेंट आपका ज्यादा है या कम, ज्यादा है या कम है नहीं मांग रहा। ठीक है, 9/4 तो सिंपल है ना भाई, 4 दूनी 8 यानी 200% तो हो गया। प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, और 200 तो ये हो गया मेरे पास, और क्या आ जाएगा अपने पास, 4 का 1/4, दिस इज 225% मेरे पास निकल कर आएगा, 225% मेरे पास निकल कर आएगा। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एफर्ट वाला क्वेश्चन है, एफर्ट इतने भी नहीं है ना, तो आप इसे बोल सकते हो दैट इज अ लॉजिकल डी। थोड़ा सा आपको काम करना है। देखो मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो गए, ऐसा ही कुछ आपका 2020 में आया हुआ है। सोचो 2020 में आया था इस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिकल डी। ठीक, और देखो 25 का जो एग्जाम दोगे आप, है ना, तो मैं वही कह रहा था आपको, आई थिंक लास्ट सेशन में 2020 वाले थोड़े से एफर्ट वाले सेट्स हुआ करते थे, 21 के और 20 के। ठीक है, धीरे 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 क्या होने लगी, चीजें डुएबल्स आने लग गई थोड़ी सी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप क्या देखो, क्या क्या इसने दिया हुआ है। देखो देयर आर 4 फ्रेंड चिल्ड्रंस, दैट इज कबीर, यशवी एंड माहेशा,
भाई ये सेम क्वेश्चन नहीं है 2020 का, है ना। मैं ये बताना चाहूंगा, वो कॉइन्स का क्वेश्चन आया था आपके पास, कुछ रिलेटेड डीआई है कि म्यूटिलेटेड नोट्स, नॉन म्यूटिलेटेड नोट्स, है ना। तो उस टाइप का आया था, तो उसका थीम सेम है, डाटा और जो उसके कॉन्सेप्ट है वो सेम नहीं है भाई, है ना। वो मत सोचना कि बिल्कुल सेम आया था, लेवल इज द सेम, ठीक है। तो आप देखो ये टोटल का है, ये टोटल का 25% कबीर के पास है ना। यशवी के पास जेड -5% है टोटल का अमाउंट का, और इसके पास माहिशा के पास है जेड %, और बनी के पास कितना है 160 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेशन जिस एटीएम से वो पैसा निकाल रहे हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के वो लोग निकालते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, कबीर ने जो अमाउंट आपका निकाला है वो बनी से 60 कम है। तो अब आप देखो कि बनी का ये हो गया, है ना, और कबीर और यशवी एंड माहेश। भाई बनी का तो सिंपल है, मेरे पास 160 है, कबीर का इसने क्या बोला है 60 कम है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, मेरे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, समझना अच्छा है, कबीर का टोटल का 25% है, यानी चारों का मिला के जो टोटल अमाउंट आएगा वो 25% कैरी करता है, वो अमाउंट 100 है। तो इसका मतलब चारों का जो टोटल अमाउंट आएगा दिस इज इक्वल टू 400, सिंपल हो गया ना भाई। चारों का मिला के मेरे पास 400 आ जाएगा। अब देखो ये 25% है ना, परसेंटेज में ये डाटा दो, यानी सारे मिला के मेरे पास 100% होने चाहिए, है ना। अगर ये पोर्शन 160 है, 400 का कर लोगे तो सिंपल है, नंबर्स भी बहुत आसान है, यानी 40% ही आ जाएगा। अगर ये 40% है, ये 25% है, तो इन दोनों का मिला के 65 ही है, 100 में से घटा दो, 35% आ जाएगा। क्लियर। अब दिस इज 2z - 5 इक्वल टू 35, तो z की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज 40/2, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 20%। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 15% तो भाई इसका पोर्शन हो जाएगा, और 20% आपका इसका पोर्शन। माहिशा के पास 80 रुपए होंगे, यशवी के पास मेरे पास कितने कम हो जाएंगे, यानी 60 रुपीज। क्लियर है ना ये कहानी, है ना। मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा बता दिया आपको डायरेक्टली, है ना। हालांकि कोई ऐसा पोर्शन नहीं है इसके अंदर जिसमें आपको समस्या है, ठीक है। दोबारा एक बार समझ लो, है ना। देखो 160 रुपए था, ये ओवरऑल का आपको परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसे चाहता तो मैं इसे पाई चार्ट से भी डिनोट कर सकता था, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। 160 रुपए इसको मिल रहा है, 100 उसका आया, तो 25% की वैल्यू निकल गई थी 100 रुपए, 100% निकाल दिया 400 रुपए। अब आप देखो कि यहाँ पर 160 का कितना परसेंट होगा 400 में, 40% ही है, 25% ही है, बचा हुआ इन दोनों का पोर्शन हो जाएगा आपके पास 35%, ठीक है। ऐसे इक्वेट करके, क्योंकि सारा डाटा मिला के 100% होना चाहिए, ठीक। तो जेड की वैल्यू निकल गई, कबीर, ईश्वर, माहेश्वर और बनी का मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है। तो डाटा निकालना कोई मुश्किल नहीं था। ये वाला सेट मैं बोल सकता हूँ कि भाई हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होना चाहिए, और 10 नंबर का ये सेट आपका बनना चाहिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। अब आप देखो वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कबीर विड्रॉ हिज अमाउंट द एटीएम डिड नॉट डिस्पेंस ₹1 कॉइंस। अब 1 रुपए के कॉइन्स नहीं है, तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स ही मेरे पास क्या होंगे, विड्रॉ होंगे। और कबीर के पास जो टोटल अमाउंट आपके पास है दैट इज ₹100। अब आप समझना, ठीक है। और क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स डिस्पेंस वाज 40% लेस देन द ₹2 कॉइन्स, ठीक है। तो जो जो बोलता जाए वो आप करते जाओ। वन का तो आप सिनेरियो हटाई दो, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स होंगे, ठीक है। Find the sum of the minimum maximum possible number of ₹5 coins, assuming the number of ₹2 coins is a natural number. ₹2 coins वाले नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ना। बस थोड़ा सा क्या है कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकल रही है ना। इस सेट में क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, है ना। ये मिनिमम मांग रहा है, मैक्सिमम मांग रहा है, इस टाइप का होगा कुछ, तो इसे आप बोल दो लॉजिकल डीआईयू, ठीक। अब आप देखो वन का सिनेरियो हटाया मैंने, 10 रुपए वाले जो सिक्के हैं, है ना, डिस्पेंस वॉज 40% लेस देन दैट ऑफ द ₹2 कॉइन्स, ठीक है। तो 10 वाले 40% कम, ठीक है। तो अगर आप इस पोर्शन को 5x मानते हो, है ना भाई, 5 के मल्टीपल में ही होंगे ना ये वाले, तो ये वाला पोर्शन इसका 40% कम कर दिया तो ये 6x हो जाएगा। 5 रुपए वाले वाई मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनका वैल्यू जब आप निकालोगे, 5 दूनी 10, 10x ये हुआ, प्लस 5y ये हुआ, प्लस 30x वो आ गया, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। नॉर्मल है ना भाई। 5x माना, 40% कम किया तो इसका 60% आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 40x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। कैन आई राइट इट एज इट इज 8x प्लस y इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहां तो कहानी क्लियर होती है। x यानी जो मेरे पास ₹2 के सिक्के होंगे,
दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर। इसको 0 तो मैं नहीं पुट कर सकता ना भाई, 1 पुट करूंगा। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा जैसे ये इवन नंबर है तो क्या मैं इसको 0.5x पुट कर सकता हूँ, 0.5 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ तो चलो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, बट 5 टाइम्स ऑफ x है ना, ऑड नंबर, तो 5 का 0.5 यानी आधी यूनिट तो मैं नहीं रखने वाला हूँ। दैट इज सो सिंपल। वैसे भी नेचुरल नंबर बोल दिया इसने तो 1 2 3 4 ही मैं रखूंगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे आप तो ये आ गया 8, बचा हुआ कितना हो जाएगा 12। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे भाई तो सिंपल हो गया, ये हो गया 16 प्लस बचा हुआ कितना हो गया 4 हो गया। क्या x की वैल्यू 3 आप रख सकते हो? बिल्कुल नहीं रख सकता। 8 दिया कितना हो जाएगा 24, सिंपल। तो यही तो पॉसिबिलिटी बनी, या तो ये 8 होंगे या ये 16 होंगे। ये वाले 5 रुपए वाले जो सिक्के होंगे तो 12 होंगे या मेरे पास 4 होंगे, है ना। आप समझो भाई, 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, है ना। तो 2 रुपए अगर x को मैंने 1 रखा है तो इसका मतलब ये 2 रुपए वाले तो 5 हो गए, है ना। और तब ये 12 सिक्के आ रहा है और ये वाले कितने हो गए 3 सिक्के, तो 5 दूनी 10 रुपए तो ये हो गए, 12 पंजे कितना हो 60 रुपए और 30 रुपए, तब मिला के मेरे पास कितना आ रहा है अमाउंट टोटल 100। क्लियर हो गई कहानी, है ना। तो अब यही आपसे मांग रहा है, पहले सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल ₹5 कॉइन्स, तो 5 का ये मिनिमम मैक्सिमम यानी यही वैल्यू निकलेगी भाई, इसके अलावा तीसरी वैल्यू नहीं निकल रही। तो 12 + 4 मेरे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, सिर्फ कॉइन्स की बात नहीं हो रही, मार्क्स वाले होते हैं ना क्वेश्चन आपके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप उसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब यशवी का बोल रहा है, पहले यशवी का आप अमाउंट देख लो कितना है ना। यशवी का 60 रुपए अमाउंट आपको दिया, यशवी का 60 रुपए आपको अमाउंट है। द एटीएम डिस्पेंस एट लीस्ट 1 कॉइन ऑफ ईच टाइप, है ना। अब 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, हर एक का कम से कम एक एक कॉइन तो आपके पास होना ही होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, तो पहले 60 रुपए का बाइफर्केशन कर लो भाई, 1 3 5 एंड 10, ठीक है। हर एक का एक एक कॉइन होगा, जीरो में नहीं रखूंगा। 5 वाले जो कॉइन्स है वो थ्राइस है किसका, ₹10 वाले कॉइन से, ₹10 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सारे ऐड करके, है ना, इनका जो अमाउंट आना चाहिए वो 16 आना चाहिए। Find a total number of coin dispensed by the ATM if the number of 2 rupees coins is more than that of ₹1, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन है, 1 और 2 के बारे में, 5 और 10 के बारे में एक कनेक्शन आपको दिया हुआ। अब आप आराम आराम से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। आप देखो सबसे पहले कि ₹10 वाला जो है वो मेरे को प्राइम नंबर दिया हुआ है ना। अब आप समझो भाई, प्राइम नंबर अगर मैं 2 रखूंगा, इसका ट्रिपल करूंगा तो ये पोर्शन आएगा 6, है ना, यही तो आएगा। इसका ट्रिपल ही तो बोला, ₹5 कॉइन्स इज थ्राइस एज दैट ऑफ ₹10 कॉइन्स। अगर ये 2 रखा तो ये 6 रखा, क्लियर होती है कहानी। अगला प्राइम नंबर 3 है ना। अगर ये 3 रखोगे, इसका आप क्या करोगे, ट्रिपल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9। आप खुद सोचो, क्या 5 रुपए के 9 सिक्के 9 पंजे कितना हुआ 45 रुपए, और 10 इंटू 3 कितना हुआ 30 रुपए। ये तो वैसे भी नहीं आ रहा है मेरे पास, 45 + 30 दैट इज कैंसिल आउट। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनी, क्या कि जो थ्राइस वाला प्राइम नंबर वाला दिया था ना, तो एक्चुअली में वो 2 और 6 ही आपको दे दिया, है ना। इतना आपसे काम कराएगा वो, उससे ज्यादा काम कराने की इसको शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। 6 और 2 रुपीज यानी 6 तो कॉइन तो इसके हो गए, 2 कॉइन मेरे पास इसका होगा, 30 रुपए यहाँ से आ गए, 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 रुपए आ गए, टोटल पैसे कितने हो गए 50 रुपए। अब 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स में आपको 10 रुपए तक पहुंचना है ना। सोचो ही मत कुछ भी, है ना, नॉर्मल समझ लो पहले, बहुत नॉर्मल है भाई। अगर इसका एक कॉइन होगा, समझना, तो इसके कितने कॉइन होंगे 4 होंगे। अगर इसके 2 कॉइन होंगे, ठीक है, तो इसके कितने कॉइन होंगे भाई 6, 2 रुपए ये आ गया, और इसका एक नहीं, सॉरी, इसका एक कॉइन तो हो नहीं सकता आपके पास, है ना। एक बार आप दोबारा समझ लो, है ना, कोई बात नहीं। देखो 1 रुपीज और मेरे पास क्या है 2 रुपीज के कॉइन्स है, तो भाई एक कॉइन तो मैं नहीं रखूंगा, इसका एक कॉइन रखूंगा तो ये 9 रुपए आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो अमाउंट बचना चाहिए दैट मस्ट बी एन इवन नंबर, तो ये वाला जो अमाउंट भी होना चाहिए वो भी आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर आप इसको 2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 रखोगे, है ना, अगर यहाँ पर 4 रखा आपने, 4 सिक्के इसके हुए, तो कितने रुपए बचे 6 रुपए बचे, जो 3 कॉइन्स मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स शुड बी मोर देन दैट ऑफ ₹1 कॉइन्स, यही तो पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है कहानी। और जीरो में किसी को रख नहीं सकता, उसने बोल दिया एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ ईच टाइप आपका होना चाहिए। तो भाई यही सिनेरियो बना,
कहने को तो ये 6 भी हो सकता है, 6 रुपए आ गए तो यहाँ से कितने सिक्के हो जाएंगे, 2, 2 दूनी 4 इतने हो जाएंगे। बट मुझको इस पे काम करना ही नहीं ना, मुझे काम तो सिर्फ इस वाले पोर्शन पे काम करना था। क्या कि पहला वाला यानी ₹2 के कॉइन्स ₹1 से ज्यादा होने चाहिए, तो इसी केस में मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन मेरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइनली क्या मांग रहा है वो हमसे, फाइनल टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 6 कॉइन 5 के हो गए, फिर 2 वाले ये हो गए, आई मीन 2 कॉइन ₹10 के हो गए, और फिर 4 और ये 2 ये हो गए। तो 6 और 2 8, 8 और 6 यानी कितना हो जाएगा, 14 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, आप डिटरमाइन कर भी सकते हो, है ना, और उसको 0 रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यशवी का एक बार और चेक कर लेते हैं, 60 ही है ना। ठीक है, यशवी का 60 ही है। ठीक, चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अब पूरे सेट में ऐसे ही आपको करने है ना, किसी में कभी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, उससे ज्यादा बनेगी नहीं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये आपको समझना है, म्यूटिलेटेड और नॉन म्यूटिलेटेड। एक क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपको हमेशा क्या रहे, इसमें तो पूरा डीआई बन के आ जाता है भाई, आया भी हुआ है आपके पास कि कुछ नोट्स है ना, जो कट्टे फटे नोट्स है, मान लो मेरे पास 50 रुपए का नोट है, तो वो कट्टा फटा है, तो क्या किया, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना, वो मैं 10% क्या कर दूंगा, यानी 20% कम ले रहा हूँ, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू को 80% में ले लेता हूँ। 8 पंजे कितना हुआ, 40, यानी 400 रुपये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 मिनट भाई वेट करो, 1 मिनट वेट करो बस, है ना। थैंक्स फॉर वेट भाई, थैंक्स फॉर वेट। तो क्या चल रहा था भाई, अच्छा म्यूटिलेटेड नॉन म्यूटिलेटेड वाला बता रहा था, है ना। तो मतलब म्यूटिलेटेड नोट्स का मतलब क्या होता है, जो कटे फटे नोट है ना। तो मान लो 50 रुपए का है, कुछ नोट है मेरे पास, यानी एक नोट अगर ये कटा फटा है, म्यूटिलेटेड है, तो मैंने बोला इसकी वैल्यू को 50% कंसिडर करोगे। इसका मतलब एक नोट 50 का तो होगा, लेकिन वो साफ नोट नहीं है, कटा हुआ, तो मैं उसको 25 रुपए वाला अमाउंट कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रेशियो, सारा सीन ही ये पूरा डीआई ही आपका रेशियो पे बेस्ड है। ठीक है, चलो तो इसको आप कर लो, इसको समझ लेते हैं हम लोग। माहिशा ने जो विड्रॉ किया है, अगर माहिशा अपना अमाउंट का 10 टाइम्स ज्यादा विड्रॉ करते हैं और एटीएम डिस्पेंस कर रहा है सिर्फ 20 रुपए के नोट्स ही डिस्पेंस करेगा, ठीक है, दैट इज म्यूटिलेटेड और नॉन म्यूटिलेटेड की फॉर्म में। नंबर ऑफ द नॉन म्यूटिलेटेड नोट इज 0.1.5 जेट। आउट ऑफ द म्यूटिलेटेड नोट्स सम आर कंसिडर्ड एज हाफ वैल्यू, that is m, and rest are considered as 80% of the value, that is rupees n. Find by how much percent m is less than n। अब इसने बोल दिया m is less than n, तो समझो कि वो यही निकालना है कि m जो है वो कितना कम है ना। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि m की जो वैल्यू है वो n से कम ही कम वाला केस लूंगा मैं। हालांकि यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने लिख दिया, बट ध्यान रखना, अगर वो बोल रहा है कि फाइंड m इज हाउ मच परसेंट लेस देन n, अगर वो m और n के दो केस बन रहे हैं, एक में वैल्यू ज्यादा आ रही है, एक में वैल्यू कम आ रही है, तो भाई वो मांग ही आपसे लेस वाला केस रहा है ना, तो इसका मतलब लेस वाला ही कंसिडर आप करोगे, मोर वाला वो सिनेरियो मांग ही नहीं रहा आपसे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब पहले आ जाओ माहिशा पे, है ना। माहिशा के पास जो अमाउंट था वो आपके पास 80 रुपए दिया हुआ था। ठीक है, 80 रुपए महिषा के पास है, वो ये कह रहा है, समझो, है ना, 80 रुपए का 10 टाइम्स वो विड्रॉ करती है, यानी 800 रुपए हो गए। अब इस 800 रुपए में सारे के सारे नोट जो होने चाहिए वो 20 रुपए के मेरे पास नोट होने चाहिए। अब इस 800 रुपए में, है ना, कुछ मेरे पास क्या होंगे, साफ नोट होंगे, दैट इज ऑफ नॉन म्यूटिलेटेड नोट्स। ठीक है, सम आर म्यूटिलेटेड नोट्स। अब जो कट्टे फट्टे म्यूटिलेटेड नोट्स होंगे उसमें से कुछ नोट होंगे जिसका 50% वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, और उसमें से कुछ नोट होंगे जिसका 80% वैल्यू कंसिडर। ठीक है, तो आप खुद सोचो, एक 20 रुपए का नोट है, जब आप उसके वैल्यू कंसिडर करोगे तो यानी इस वाले नोट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 रुपए हो जाएगी, और इस वाले नोट की जो 20 वाले नोट की वैल्यू हो जाएगी वो कितने रुपए हो जाएगी, 16 रुपए हो जाएगी। ये कहानी क्लियर होती है। अब आप यहाँ पर आ जाओ भाई, नॉन म्यूटिलेटेड का तो डायरेक्ट दे दिया इसने, दैट इज 1.5 जेड, 1.5 इंटू जेड। जेड हमने निकाला था 20 आया था आई थिंक, हाँ हाँ, जेड की वैल्यू 20 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 15 इंटू
दैट इज 1.20 व्हाट इट गिव्स दैट इज 30। इसका मतलब क्या है, 20 रुपए के 30 साफ साफ नोट मैंने निकाले जिनकी वैल्यू आप 100% कंसिडर करोगे, दैट इज ₹600। 600 रुपये आ गया। अब टोटल 800 रुपये निकाले माइशा ने, तो 200 रुपये होंगे ना जो मेरे पास म्यूटेटेड नोट की फॉर्म में होंगे। अब इसकी वैल्यू ऑफ x मान लो, इसकी वैल्यू ऑफ y मान लो। सो व्हाट आई गॉट, दिस इज 10x प्लस 16y इज इक्वल टू 200। चॉइस आपके एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, जैसे मर्जी आप कंसिडर कर सकते हो। इसको आधा किया तो दिस इज 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जिस मर्जी वेरिएबल को आप इधर शिफ्ट करो, आपकी चॉइस है। दिस 100 माइनस 5x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, ठीक है, मैं इसको इधर कंफर्टेबल हूँ क्योंकि थोड़ा मल्टीपल कट जाएगा, है ना। इसको 8y कर लो। मैंने ऐसा क्यों किया, करने को तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ, बट मैं देख रहा हूँ ना 5 से ये 20 ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो भाई मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना, है ना। अगर आप देखो तो दिस इज 100 माइनस 8y 5x। मैंने यहाँ क्यों लिया, इसी को शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। 20 माइनस 8y बाय 5। क्लियर होती है कहानी। अब आप समझ लो। अब आप ये देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर y को आप 1 रखोगे, है ना। दिस इज y 1, तो 20 माइनस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर। अगर आपने y को 2 रखा, ठीक है, अगर आप y को 2 रखते हो तो 8 दूनी 16, 16 नहीं सॉरी, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 1 नहीं, दैट इज 5, हाँ दैट इज अ 5, ठीक है। भाई 5 ही तो रखूंगा, 5 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल। नोट्स जो होने चाहिए वो आपके पॉइंट में तो नहीं होंगे ना, क्लियर है। नोट्स जो होंगे पॉइंट्स में तो नहीं होंगे ना। दैट इज 8 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो x यानी 8 चला गया तो 12 होगा। अब आप इसको 10 रखोगे, है ना, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 10 रखा तो भाई एक बार 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, एक बार आप 16 आ जाएगा। सॉरी आई मीन 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस पोर्शन इज बिकम्स 4। क्लियर होती है कहानी। ये वाला पोर्शन मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर पहले 5 रखोगे तो 8 घटा रहे हो, है ना। 10 रखोगे तो 8 दूनी 16, यानी ये पोर्शन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप अमाउंट निकालो दोनों केस में। एक बार 10 रुपए वाला अमाउंट है ना, जिसे आप m कंसिडर कर रहे हो, यानी इसकी वैल्यू 50% है। 5 नोट होंगे तो इस पे 50 रुपए आ जाएंगे, तो दूसरे वाले पे कितने आ जाएंगे भाई, 16। अगर y की वैल्यू आप 50 रखते हो, सॉरी 5 रखते हो, तो 10 रुपए से यानी इसका जो अमाउंट आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। तो 12 इंटू 16 है। हाँ यार ये तो नहीं आ रहा भाई, मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। एक मिनट रुक जाओ, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको 5 रख, अच्छा y जो है ना, सही किया है। y जो है ना, मैं कह रहा अमाउंट क्यों नहीं आ रहा, y जो है ना वो आपका क्या क्या दिया हुआ भाई, जो जो 80% वैल्यू वाले y जो है आपके पास वो 80% वैल्यू वाले। x जो है वो आपके 10 यानी ₹10 वाले हैं, है ना। x जो पोर्शन है वो 10 वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको लिख लो, कंफ्यूजन है ना, नंबर से कोई इधर उधर हो गया ना तो थोड़ा सा मतलब आंसर ही मेरा कि मैच क्यों नहीं कर रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है जब 150 बचेगा, ठीक है। तो सही था, बस x एंड y मैंने इंटरचेंज किया। अब ये 10 वैल्यू मांगा, 10 रुपए यानी x की वैल्यू 12। एक बार मेरे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 120 रुपए, है ना, और 16 पंजे मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये कहानी क्लियर होती है। यानी ये वो वाला अमाउंट आया जो जिसका 50% वैल्यू कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। और सेकंड केस मेरे पास क्या बन रहा है, अगर मैं y को 10 ले लेता हूँ, यानी 10 ले लेता हूँ, ये आएगा भाई 160 रुपए, और x की वैल्यू 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ठीक है। तो ये केस क्या बना है, एक बार m आ रहा है 120, एक बार n आ रहा है 80, एक बार m आ रहा है 80 40, एक बार n आ रहा है 160। तो सिंपल है, वो क्या मांग रहा है, m लेस देन n, और वैसे भी दे दिया m is लेस देन n। तो सिंपल 120 वाला केस में आपका नहीं लूंगा, 40 एंड 160 वाला केस में लूंगा। 40 is how much percent less than 160, that is in a ratio of what, 1:4। तो भाई 75% कम होगा नहीं होगा, क्लियर। तो दिस इज 75%। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है भाई। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर भी देखो एक बात मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो यहाँ तक तो कहानी क्लियर थी ना कि मेरे पास 200 रुपए बचे होने चाहिए म्यूटिलेटेड फॉर्म में। मैंने क्या किया, कुछ नोट ऐसे होंगे आपके पास जिसका 50% वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, तो मैंने ये वो वाले नोट मान लिए x जिसका 50% वैल्यू लोगे, यानी 20 रुपए के नोट का वैल्यू तो लिखो, मानोगे उसको 10 रुपए। ये वाले जो हो जाएंगे, यानी इसका 80% वैल्यू, तो ये 16 आ गया, 5x 80y, यानी x और y की दो ही वैल्यू बनी,
5, 10, 12 या 4। तो मुझे क्या लेना है, अमाउंट जो आना चाहिए ये वाला, है ना, जो 50% वाला जो अमाउंट है, जिसका आप 50% वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, वो वाला अमाउंट आपके पास कम आना चाहिए। इसका मतलब एक केस में कम आ रहा है, 40 और 160। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? अगेन दैट इज अ प्रीटी स्ट्रेट क्वेश्चन। ठीक है, द अमाउंट विड्रॉ बाय Aditi and total amount withdraw by all 4 given children are in the ratio of 9:8, and the ATM dispense notes of 200, 10 and 5 only, at least one note of each type, all the counts distinct। ठीक है, the number of rupees 200 notes is given and which of the following is or must be true। ठीक है, तो अगेन दैट इज द सेम, इसमें भी आपको सेम काम ही करना है भाई। पहले अदिति का देख लो, चारों के बंदों का, है ना, जो भी बच्चे थे, है ना, उनका जो अमाउंट है और अदिति का दैट इज 9:8। ये वाला पोर्शन कितना था, 400 रुपए। ठीक है भाई, तो अगर ये पोर्शन 400 रुपए तो 8 पंजे 40, 9 पंजे कितना हुआ, 45। सबसे पहले तो टोटल अमाउंट जो है वो 450 रुपीज है। और नोट्स कौन कौन से एटीएम डिस्पेंस कर रहा है, 200, 10 वाला और 5 वाले ओनली आपके करेगा। कोई भी नोट में जीरो नहीं लूंगा, एटलीस्ट वन नोट ऑफ ईच टाइप। ऑल काउंट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे नोट्स डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। क्लियर होती है कहानी? अब वो क्या बोल रहा है, रुपीज 200 नोट्स आर इवन। तो सबसे पहले आप समझना भाई, ये अगर इवन है तो क्या मैं इसका एक पहला पॉसिबिलिटी तो 2 ही नोट लूंगा ना, है ना, या तो 2 लूंगा या 4 लूंगा। कुछ समझो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए के 2 नोट है तो अमाउंट कितना आ गया, 400 रुपए आ गया ना। और 200 रुपए के अगर आप 4 नोट ले लोगे तो अमाउंट तो 800 आ जाएगा, लेकिन है अमाउंट मेरे पास कितना, 450 रुपए। ये तो कहानी क्लियर हो गई कि ये 400 रुपए आया। इन दोनों से जो अमाउंट आएगा 10 रुपए से और 5 रुपए से, वो मेरे पास कितना रुपीज होना चाहिए, 50 रुपए होना चाहिए। ठीक है, ये तो अमाउंट 50 रुपए आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप चेक करो, है ना, नॉर्मल आप चेक करो। अगर 10 वाला एक नोट होगा तो 40 रुपए बचे, यानी 5, 8 ये हो जाएंगे। अगर 10 वाला 2 बचा तो 30 रुपए बचे, है ना, समझ रहे हो ना। 10 के अगर 2 सिक्के लोगे तो 30 रुपए बचेंगे। 2 तो वैसे भी नहीं लेना क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना, बट फिर समझने के लिए समझ लो। तो यहाँ पे 30 रुपए होंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 6 30, 10 दूनी 20। अगर ये नोट 3 हुए 30, तो 5 वाले ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 हो जाएंगे। क्लियर होती है कहानी? नेक्स्ट आप आ जाओ। और क्या है, अगर ये 4 होगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाली पॉसिबिलिटी में बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटीएम नोट डिस्पेंस इतना इतना ईच, एटलीस्ट वन नोट ऑफ ईच टाइप, एंड द नंबर ऑफ यूज्ड 200 नोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर। ठीक है, तो 2 वाला पोर्शन आप हटा दो, है ना, और आप कौन सा वाला पोर्शन हटा दोगे, 4 और 2 वाला पोर्शन भी आप हटा दोगे। तो मेरे पास क्या सिनेरियो बना कि, और तो कुछ इसने दिया नहीं हो ना, नोट डिस्पेंस इतना, एटलीस्ट वन ऑफ ईच काउंट एंड द नंबर इतना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मस्ट बी ट्रू। ठीक है भाई, तो 200 वाला या तो 2 होगा, है ना, और 10 वाला और 5 वाला। 10 वाला या तो मेरे पास 1 होगा और ये 8 होगा, और या ही 10 वाला मेरे पास क्या होगा, 2 और 6 ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है, 3 और 4 होगा, दैट इज 3, और दिस इज व्हाट 4 आपके पास आ गया। 5 चौक 20 और 30, 5 अट्ठे 40 और 10 का। क्लियर? ठीक है जी। द नंबर ऑफ रुपीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मस्ट बी ट्रू मार्क। द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज अ प्राइम नंबर। क्या 10 रुपए वाले नोट प्राइम नंबर है? नहीं भाई, एक भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एक भी आ रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं ये वाला पोर्शन नहीं लूंगा, दैट इज कैंसिल। द नंबर ऑफ रुपीज 200 नोट्स इज द लीस्ट अमंग द गिवन डिनोमिनेशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, 2 है। एक वाला भी तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना, 10 रुपए, है ना, 5 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये तो कहानी क्लियर नहीं होती। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी अगर मैं भूल जाता हूँ ना, तो सारे ना इस पॉसिबिलिटी को आप हटा दो तो सारे ठीक ठीक हो जाएंगे आपके पास। टोटल नंबर ऑफ नोट्स विड्रॉ बाय अदिति इज ए प्राइम नंबर। टोटल नोट क्या अदिति के पास प्राइम नंबर है भाई? पहले 2 होगा, 1 होगा, तो 8 और 1 9 और 2 11, तो ये आ रहा है मेरे पास। या फिर क्या आएगा मेरे पास, 8 1 9 और 2 11 आ रहा है मेरे पास। एक बार 4 5 6 7 8 9। एक केस में मेरे पास प्राइम आ रहा है और एक केस में मेरे पास प्राइम नहीं। क्लियर होती है कहानी? इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट मुझे क्या दे रहा है, रॉन्ग दे रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पंगा क्या हो रहा था यहाँ पर, जो एक नोट आ रहा है ना 10 वाला, वो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया,
वो पॉसिबिलिटी सारा का सारा, अगर ये पॉसिबिलिटी आप काउंट नहीं करते हो तो देखोगे ना सारे के सारे ऑप्शन है एकदम से आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे कोई और पॉसिबिलिटी दे देता लाइक कि जो ₹200 के नोट्स है सबसे कम है ना, तो शायद मैं कर पाता ये चीज ना, सारी करेक्ट आ जाती। बट अपने को क्या ही लेना देना उस कंडीशन से, जो क्वेश्चन में दिया हो हमने उसके अकॉर्डिंग चीजें कर। ठीक, चलो भाई, तो नेक्स्ट एक बार देख लो, नेक्स्ट ये आपका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे केस लेट। ठीक है, 2024 में ही सिमिलर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ना। चलो तो देखो ये तो बड़े नॉन पैटर्न्स होते हैं यार आपका, ये नंबर सीरीज का है ना, थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक मिक्स कर दिया। ठीक है, पैटर्न भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अजीबोगरीब है ना, पुराने जो भी हैं उसी हिसाब से ही मैंने क्या किया आपका क्वेश्चन लिया। ठीक, अब आगे देखो देखो देखो, बहुत नॉर्मल सा पैटर्न है ना। आप देखो जैसे 8 15 दिया हुआ है और क्या है 46 183। अब देखो सिंपल है, डबल डबल और ट्रिपल यही कुछ समझ में आ रहा है। अगर 8 into 1 करता हूँ है ना, 8 into 2 आप करो, 8 दूनी 16 में से एक गया तो 15 आ जाएगा, 15 × 45 +1 करोगे। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, और आपका क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, +1 एंड -1। तो 46 का अगर मैं यहाँ पर 4 टाइम्स करूंगा, -1 चाहिए मेरे को, तो 4 टाइम्स करूंगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 184 में से 1 गया तो दिस इज 183 करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगला जो आना चाहिए दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 +1 आना चाहिए। 18 पंजे कितना हो गया भाई 90, 3 पंजे 15, 1 16, दिस इज 916 इज योर वैल्यू ऑफ 37Z + 28। ठीक है, अब 916 से अगला आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 6 -1, ये ध्यान रखना, 9 6 54, तो 54 से तो ये हो गया, सिर्फ वे ऑफ कैलकुलेशन है वो आपका है, 16 6 96 ये हो गया, 96 से एक जाना चाहिए, दिस इज 5495 इज योर वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y और जो भी है z की वैल्यू अपने पास निकल गई, z की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो भाई, दिस इज 37Z + 28 इक्वल टू 0916। अगर 916 घटाऊंगा तो 16 घटाऊंगा तो भाई 900 आ जाएगा, 12 घटाऊंगा दिस इज 888। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, 888 37 का मल्टीपल होना चाहिए, 37 का डबल करूंगा तो 74 आएगा, 74 यानी कितना बचा 148, 148 और 37 का डबल 74, 74 का फिर डबल करोगे दिस इज 148, फोर्थ मल्टीपल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि आप मेरे से बहुत जल्दी कर पाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहते हो। ठीक है, चलो तो Z 24 और Y की वैल्यू 5495। एक रूट ऑफ द इक्वेशन है ये, आई मीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन इन एम, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसका डिफरेंस ऑफ रूट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब z की वैल्यू 24 थी, पहले डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लो है ना, दिस इज 3 × 24 -8 यानी √64 है, प्लस माइनस मत कर देना क्योंकि अंडर रूट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है मुझे, और फाइंड द वैल्यू ऑफ n + 2 का अंडर रूट। n मतलब किसको डिनोट कर रहा है भाई, सम ऑफ द रूट को डिनोट कर रहा है। फाइनली आपको सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद देखो दैट इज अ वेरी नॉर्मल है ना, स्ट्रेट रिलेशन। भाई a - b की वैल्यू 8 मुझे दी हुई है, तो मुझे ये पता है ना कि अगर मैं a - b का होल स्क्वायर करता हूँ +4ab अगर मैं कर देता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आ जाती है दैट इज a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल से रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपको क्या है रटे रटाए होते हैं भाई। a - b का होल स्क्वायर किया कितना आया, यानी इसका 8 का स्क्वायर 64 +4 टाइम्स ऑफ a × b, a × b व्हाट इज, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a, इसकी वैल्यू कितनी है भाई -15। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब जो मुझसे n की ही वैल्यू मेरे से मांग रहा था, दैट इज सम ऑफ रूट जो हो जाएगा दैट इज -b/a है ना, तो माइनस माइनस आप करोगे तो दिस इज +1, व्हाट आई गॉट दिस इज द वैल्यू ऑफ n, यही मेरे पास n की वैल्यू निकल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं दिस इज n² है ना, n² 15 चौके 60, 24 में से 60 गया तो भाई कितना बचेगा 4। ध्यान रखना n की वैल्यू एक बार आएगी प्लस का 2, एक बार कितनी आएगी माइनस का 2। आपको निकालनी है अंडर रूट ऑफ वैल्यू दैट इज 2 + 2, अगेन दिस इज इक्वल टू 4, या अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ 4 यानी कितना दे देगा 2 दे देगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये वाली वैल्यूज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लस और माइनस का थोड़ा सा पंगा ना हो जाए। ठीक है, 2 - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, वी गॉट 2 वैल्यूज, एक बार 2 आएगा एक बार क्या आएगा 0 आएगा, तो भाई 2 भी आंसर होगा 0 भी आंसर होगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, इसका मतलब आपको जो चूज करना है वो ऑप्शन नंबर ई आप चूज।
क्लियर है कहानी, है ना। बस पूरे सेट में आपको क्या करना था, ये थोड़ा सा आपको ना प्लस और माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो आ जाओ, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वाई, तो स्ट्रेट क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आए थे इस पे बेस, एक ही पे, है ना। तो मैंने तो सिर्फ 2 ही लिए हैं आपके, है ना। तो चलो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी थी 5495, इसका सम ऑफ डिजिट्स मांग रहा, 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5, 5 5 10 9 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 जो है करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट आपका ये केसलेट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। भले ही मैंने 2 क्वेश्चन का केसलेट लिया आपका, लेकिन उसमें ना क्लर्क मेंस में अगर एक एक मार्क्स के भी अगर ये रखेगा तो आपके ना 3 क्वेश्चन का सेट बनता है, अगर वो 2 मार्क्स का रखेगा तो भाई 2 का ही बनता है, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये 2 इक्वेशन दी हुई है, अब ऑब्वियस है ना, इसमें वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी, इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें जरूर दी होगी। अब देखो लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज a while the larger root of the equation second is 0.5a, ठीक है। तो एक रिलेशन मुझे मिला कि भाई अगर पहली इक्वेशन का लार्जर रूट मुझे पता है, अगर मैं उसका आधा कर दूंगा, है ना, तो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन का लार्जर रूट निकल जाएगा आपके पास, ठीक। अब c is a prime number that is less than 19 but greater than the least 2 digit prime number। देखो वही सेम चीजें बार बार आती है, लीस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है 11, c की वैल्यू जो है वो 11 से तो ज्यादा होगी भाई, बट c की वैल्यू आपके पास 19 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 11 और 19 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर आते हैं, 13 और 17 आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब sum of the root of the equation is 20 which is 76 less than the product of the root of the same equation। भाई ये तो सिंपल हो गया मेरे पास। सेकेंड इक्वेशन का सम ऑफ द रूट कितना है 20, यानी a की वैल्यू कितना दिया हुआ है दैट इज 20z प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, जो क्या है 76, इससे क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया दैट इज 96, इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास आ गई डायरेक्टली दैट इज 96, ठीक है। तो 12 और 8 जो होंगे वो आपके पास रूट हो जाएंगे स्ट्रेट आपके पास, है ना, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। 12 प्लस 8 कितना हो गया भाई 20, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96। तो ये इक्वेशन फर्स्ट के रूट आ गए 12 और 8। सेकंड आप देखोगे इसका अगर आधा कर दोगे, लार्जर रूट तो 12 है ना, इसका आधा कर दोगे यानी 6 आ जाएगा मेरे पास। तो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन, सेकंड इक्वेशन से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एग्जैक्ट डाटा तो एक रूट है जो 6 दिया हुआ। अब आप देखोगे सी की 2 वैल्यू है 13 और 17, और एक डी के बारे में इंफॉर्मेशन है दैट डी मस्ट बी ग्रेटर देन 10, दैट मींस डी जो होना चाहिए 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखो इसको 6 इसमें पुट करो, भाई ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। दिस ट्वाइस ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 6 इंटू सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, देखो ये पोर्शन तो आपके पास कॉमन ही रहेगा, 6 को 36 दूनी 72, 72, है ना, और दिस इज 6c माइनस 72 आ जाएगा आपके पास। जैसे आप c को 13 पुट करोगे 13 6 78, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 6। भाई बिल्कुल नहीं लूंगा, क्यों, साफ साफ इसने दे दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d शुड बी ग्रेटर देन 10 आपके पास आ जाएगा। दिस इज वेरी श्योर द वैल्यू ऑफ c जो हम लेंगे दैट इज 17, ठीक है। इक्वेशन फाइनली क्या निकल कर आ गई मेरे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर, है ना, -17y, हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना, प्लस डी, डी की आप वैल्यू निकाल लो। 17 छिक कितना हो गया भाई 102, 102 में से अगर मेरे पास 72 चला जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। क्लियर, ये आपके पास इक्वेशन। सम ऑफ द रूट देख लो दैट इज माइनस बी ओवर होता है, एक रूट तो आपको पता ही है ना, सम ऑफ द रूट माइनस, माइनस यानी प्लस 17/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 8.5, अगर ये 8.5 है तो दूसरा जो रूट आ जाएगा -6 आप कर दोगे, है ना, दैट इज अ सेकंड रूट, है ना। क्लियर है ना, कोई ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी और डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत आसान है, इजी है ना, इसमें कोई समस्या आएगी नहीं आपको। दिस इज 2.5। क्लियर। तो भाई सेकंड वाली इक्वेशन के रूट भी 6 और 2.5 आपके पास निकल गया, ठीक। बस आप क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलर रूट्स ऑफ द बोथ इक्वेशन। भाई पहला इसका स्मॉलर रूट 8 था, दूसरा कितना है 2.5, 8 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 10.5 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, अगेन दैट इज, है ना, बस आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। k plus 1 is a perfect square where k is the number obtained by reversing the digits of d। अब देखो d की वैल्यू 30 थी, जब इसके डिजिट्स को रिवर्स करते तो 0 और 3 आ जाएगा, है ना। इसमें अगर आप ऐड करोगे, 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b,
बी मेरे पास आया था भाई 96 प्लस ए जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, ए की वैल्यू क्या थी यार, हाँ ए इज द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन ना, प्लस प्लस का 12 आ रहा है, दिस इज 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी प्लस ए रेशियो डी, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू 30 थी, ये जो मेरे पास आना चाहिए क्या 2 और 1 की रेशियो में है भाई, बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास ये, ठीक है, ये 96 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, दिस इज व्हाट 108 आएगा है ना, और ये कितना आ रहा है 30, तो ये 2 और 1 की रेशियो में तो नहीं दिया हुआ, तो दिस इज कैंसिल आउट, n माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर, अब n कहाँ से आ गया मेरे पास भाई, n भी कुछ दिया हुआ था क्या, n तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, n क्या दिया हुआ है आपको, n नहीं दिया हुआ, ठीक है, n माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर होगा, चलो कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही, n मैंने क्या मिस कर दिया, चलो देख लेना आप, है ना, ए बी सी डी से बात हो रही है, तो डी के बारे में आई थिंक ये डी का ही दिया होगा भाई, है ना, क्योंकि डी माइनस 1 एक प्राइम नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एन को आप ऐसा करो, इसको आई थिंक डी कर लो आप, डी माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर, वो एन मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया है, डी माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर, हाँ जी, 30 में से एक चला गया, अगर एक चला जाएगा मेरे पास तो कितना आ जाएगा 29 मेरे पास आ जाएगा, है ना, आज ये होना चाहिए, अगर एन माइनस 1 प्राइम नंबर आ रहा है तो दैट इज 29 ही होता है, ठीक है, तो कोई नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड आपके पास करेक्ट है, बाकी जो दो ए वाली स्टेटमेंट है ये मेरे पास क्या है, इनकरेक्ट है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का नहीं दिया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, अच्छा सेकंड थर्ड दोबारा ले लिया यार मैं, ओहो टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है भाई, चलो डी कर लो, कुछ भी है वो देख लेना आप, है ना, इसमें इतना बड़ा कोई खास इश्यू नहीं है, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं टाइपिंग मिस्टेक कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं इसको भी, है ना, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, बस ये क्लियर होना चाहिए ना, जो जो स्टेटमेंट हम लोग ने निकाली है वो क्लियर होनी चाहिए आपके पास, ठीक, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, ये भी आपका डुएबल है, 3 से 4 क्वेश्चन का सेट बनता है, ये आपका मिक्सचर से आपका रिलेट आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या क्या है, देयर आर 3 वेसल्स, मिल्क मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड जूस, ठीक है, तो भाई आप हाथ के हाथ जो भी क्वांटिटी निकल रही है ना वो आप निकालते चले जाओ, ठीक है, ये P, दिस इज Q, ओहो इससे करो, उसको ऊपर कर लो थोड़ा सा भाई, ये P, दिस इज Q, दिस इज R, मिल्क वाटर और जूस आपको दिया हुआ है, दिस इज मिल्क, है ना, फर्स्ट वाटर, पहले मिल्क करना, फिर वाटर और फिर क्या आ जाएगा जूस आ जाएगा, दैट इज मिल्क वाटर एंड जूस आपके पास होना चाहिए, ठीक, चलो, a vessel P contains 24 into B ml water and the respective ratio of milk in vessel P to the combined milk in Q and R together is B square ratio 50. अब आप देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे भाई वेसल बी वेसल क्यू वेसल आर का मुझे दिया हुआ, मैं जब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप हाथ क्या इसको लिख लो ना, व्हाट इज बी, बी इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर दैट इज 7, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 24 into 7, है ना, तो टोटल मेरे पास वेसल बी में वाटर तो मेरे पास यहाँ पर निकल 7 चौक 28, है ना, 7 दूनी 14 15 16, तो दिस इज 168 ml मेरे पास वाटर निकल कर आ जाएगा, ये कहानी क्लियर होती है, अब देखो मिल्क का वेसल पी में और कंबाइंड मिल्क क्यू और आर में दिया हुआ है, तो अभी मुझे नहीं पता हुआ, बट रेशो भी यहाँ पर मेरे पास निकल गया, 7 स्क्वायर 49 रेशो, दिस इज 50, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, अब सेकेंड वाली वेसल पे आ जाओ, भाई जैसे ही मेरे पास मिल्क इन दोनों में निकलेगा तो मिल्क मेरा इसमें निकल जाएगा ना, है ना, बट अभी मेरे को मिल्क क्यू और आर में पता ही नहीं, द अमाउंट ऑफ मिल्क इज 50% लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी मिल्क और वाटर का अगर आप रेशियो देखोगे, है ना, तो वो कितना आ रहा है 50% कम है, यानी ये 2 पोर्शन ये 1 पोर्शन, वही जूस इज 50% मोर देन दैट ऑफ वाटर, ये मिल्क है ये वाटर है, इसका 50% आप ज्यादा करोगे तो दैट विल बी 50% ज्यादा करोगे, तो यानी 2 का 50% ज्यादा करूंगा तो 3 आएगा, भाई ये तो डायरेक्ट निकल गया मिल्क वाटर और जूस का रेशियो, ठीक है, तो 1:2:3 है, और इन तीनों का सम मुझे कितना दिया हुआ है 300 दिया, 3 4 5 6 6 पंजे 30, तो सिंपल है 50 ही हो गया भाई, इसका डबल किया 100 ही हो गया और 150 ही हो जाएगा, ठीक है भाई, वेसल क्यू में तो कुछ अपने को काम करना ही नहीं पड़ा, ठीक, मिल्क इज, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो भाई, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा ये वीकर पोर्शन है, कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दबाजी में बहुत ज्यादा करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको ओवरकम करना है ना,
ठीक है, बट आप ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक, मिल्क इज 150 ml, सबसे पहले मिल्क आ जाओ 150 ml जो डायरेक्ट दिया हुआ है, विच इज 25% मोर देन दैट ऑफ वाटर, है ना, तो ये 25% ज्यादा है ना वाटर से, तो 5 और 4 का रेशो होगा, सिंपल सी बात है, 25% ज्यादा, 5 की वैल्यू 150 है, ठीक है, तो 5 का 3, 3 चौक 12 यानी 120 ml मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, वाटर। देखो बिल्कुल सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है, नंबर्स भी आपके कुछ ऐसे खास नहीं दिए जिसमें आपको समस्या है, ठीक है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, वाटर इज 14.28% लेस देन दैट ऑफ जूस इन वेसल पी। अब वाटर जो है मेरे पास, है ना, वो 14.28% यानी कितना हो गया, दैट इज 1/7 का रेशो हो गया, ठीक है। अब वाटर और वेसल पी में जूस का रेशो इसने दे दिया, तो वाटर और उसका जूस का रेशो 1/7 यानी दैट इज 6:7 आ जाएगा। 6 की जो वैल्यू है वो किसको डिनोट कर रही है, आपका वाटर इसमें डिनोट कर रहा है, तो वाटर तो भाई 120 होगा, तो 6 दूनी यानी 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, दिस इज 140 ml आपके पास जूस आ गया वेसल पी में, दैट इज 140 ml। अब आप समझो द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द जूस इन वेसल आर टू वाटर इन वेसल क्यू इज 3:5। अब यहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जूस बचा था, है ना, और वाटर बचा हुआ है, वाटर इन वेसल क्यू और जूस इन वेसल आर, तो वेसल आर में जूस है तो वो मेरे पास निकल जाएगा, और इनिशियली जब आप देखोगे तो यहाँ पर इनिशियली इसने एक रेशो दिया हुआ है आपको, तो कंबाइंड मिल्क इन क्यू एंड आर टुगेदर इज 49 एंड 50 की रेशो में दिया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी मेरे पास निकल जाएगा। तो अब आप देखो क्या है, जूस इन वेसल आर टू वाटर इन क्यू, वाटर इन क्यूब 5 होना चाहिए, तो वाटर इन क्यूब 5 यानी 100 दिया हुआ है, तो अगर 5 यूनिट वाला पोर्शन 100 है तो 3 यूनिट वाला पोर्शन कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, है ना, अच्छा सवाल था ये, हमें ना आराम से हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज 60। इन दोनों का कंबाइंड आप देखोगे भाई कितना आ रहा है, 200, है ना, जो 50 और 49 के रेशियो में आपको दिया हुआ है, तो 5 का 4 टाइम्स 49 का 4 टाइम्स करोगे तो दिस इज 196 आपके पास, ठीक है, सारा डाटा आपके पास निकल गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी आप इसको अटेम्प्ट करने में, बट वही है, जितनी जल्दी आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, नंबर्स या रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके, जितनी जल्दी आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे तो इसका डाटा निकालने में तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसने दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, if 72 ml mixture is removed from vessel P then find the ratio of juice in vessel P to milk in vessel R। देखो आप निकाल क्या रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो, तो इस पी में से निकाल रहे हो, तो पी वाली क्वांटिटीज पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ये वाला मिल्क इन वेसल आर तो दैट इज अ कांस्टेंट ना, तो पहले आप यही वाला कांस्टेंट वाला पार्ट लिख लो कि मिल्क इन वेसल आर दिस इज 150, मिल्क इन वेसल आर है मेरे पास टू दैट ऑफ मिल्क इन वेसल आर, मिल्क इन वेसल आ रहा है मेरे पास 150। अब अपने को क्या करना है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ जूस इन वेसल पी, और 72 ml आपने वेसल पी से निकाला, तो भाई पहले वेसल पी पे आ जाओ, दिस इज 196 और 168 और क्या दिया हुआ था मुझे, दिस इज 140। देखो आपकी चॉइस है, आप रेशियो से कर लो, है ना, आप जैसे मर्जी इस पोर्शन को कर सकते हो, आपकी चॉइस है, अगर आप इसका रेशियो निकालो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, दैट इज 14, 14 का ये कितना टाइम जाता है भाई 12, 14 का 10 टाइम, सो रेशियो आएगा 7:6:5। आपने कितना ml निकाला है, 72 ml, काम सिर्फ और काम किस पे करना है आपको, जूस की वाली क्वांटिटी चाहिए मुझे, तो भाई 6 5 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, 18 यूनिट, है ना, जो 72 के इक्वल है, ये तो सिंपल है ना भाई, ये 72 में भी जो रेशो होगा 7 6 और 5 का होगा, तो 18 चौक 72 यानी 5 चौक कितना आ जाएगा, यानी 20 ml आपका जूस निकलेगा, जो इनिशियल 140 था 20 अब इसमें से चला गया तो कितना बचेगा 120 आपके पास। रिस्पेक्टिव रेशियो जूस सबसे पहले 120 वाला पोर्शन और 150 वाला, स्ट्रेट है, बस वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, आप जैसे कंफर्टेबल होते हो आप वैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, इफ 72 ml मिक्सचर फ्रॉम वेसल क्यू इज रिमूव्ड and then 30 ml juice and 20 ml water is added to the remaining mixture, now find the percentage of milk in the resultant mixture आपको दिया। अब आप समझो ये मिल्क था, है ना, दिस इज वाटर एंड दिस इज जूस, कितना कितना पोर्शन आपको दिया हुआ है, 50 100 और 150, ठीक है, दिस इज 50 100 और दिस इज 150,
अब आप समझो थोड़ा सा ना इसको समझो। मैं इसको जब रिमूव करता हूँ 72, तो जो भी 72 वाला पोर्शन निकलेगा वो इसी रेशियो में मेरे पास बाहर निकलेगा। ये तो कहानी क्लियर होती है। सेकंड आप आओ, आप फिर जैसे आप 72 रिमूव करते हो तो 300 में से अगर 72 चला जाता है मेरे पास, तो फाइनल जो मिक्सचर बचेगा दैट इज 228, समझना। अब आप ऐड क्या कर रहे हो, जूस और वाटर ऐड। फाइनल में परसेंटेज किसका मांग रहा है भाई, मिल्क का मांग रहा है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मिल्क की क्वांटिटी पे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फाइनली ही मेरा कहने का ये मतलब है, वाटर और जूस की क्वांटिटी को मत देखने लग जाना कितना है। भाई जूस ऐड कर रहे हैं चाहे वाटर ऐड कर रहे हैं, जो फर्क पड़ रहा है जूस और वाटर पे पड़ रहा है ना, ऐड कर रहे हैं जो, लेकिन जो रिमूवल हो रहा है वो सिर्फ मिल्क, तो मिल्क को तो कुछ ऐड नहीं कर रहा है, इस पे तो कोई फर्क नहीं आने वाला। तो सिंपल सी बात है, ये कहने का मतलब दिस इज 228 फाइनली, प्लस 20 और 30 कितना हुआ, 50 आ जाएगा। दिस पोर्शन इज 278 आपके पास आ जाना चाहिए, दिस इज फाइनल मिक्सचर। ठीक है, और इस 72 में अगेन आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। भाई ये तो 300 मुझे दिया ही हुआ था ना भाई, 72 ओवर 300 ये वाले पोर्शन में ही तो मेरे पास कितना जाएगा, 50 निकल कर बाहर जाएगा। ठीक है, यही पोर्शन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24, यानी 24% इसका बाहर जाएगा। 24%, 24 पंजे कितना होता है, 120, 12। इसका मतलब बचा मेरे पास मिल कितना हो जाएगा, दैट इज 38 आपके पास आ जाएगा। भाई क्लियर हो रही है ना कहानी, है ना। मैं बहुत मतलब यार 72 जो होगा वो इसी रेशो में तो बाहर आएगा, 1 2 और 3 ऐसे कर लो, 1:2:3। 72 जो है वो 3 4 5 6 6, यानी 6 यूनिट 72 के इक्वल है, 1 यूनिट हो गई 12 की। इसका मतलब मिल्क जो बाहर आया वो कितना आया, बाहर 12 आया। 50 आपको दिया होता, 12 चला गया, कितना आ गया, 38। अब जब आप ऐड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड जूस ऐड कर रहे हो, 30 और 50, तो मुझे 30 और 20 मुझे इनकी क्वांटिटी से क्या लेना देना। मिल्क तो मेरे पास 38 ही रहा ना, ओवर कितना, फाइनल मिक्सचर आप देख लो, दिस इज 278 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, बस परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दिया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 38 का, है ना, और आधा करूंगा तो यार कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, दैट इज ऑफ 19, और 278 1 करूंगा और 3 करूंगा, 139 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 19 ओवर 139 को कैलकुलेट करना है ना अपने को, अप्रोक्स ही निकालूंगा, एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास निकलेगा नहीं ना। दैट इज 19 ओवर 140 भी अगर देखो मैं इसको करता हूँ, है ना, समझना। तो इसका जो 10% निकल कर आया मेरे पास पोर्शन, इसका 10% तो कितना हुआ, 14। ठीक है, और इसका जो, है ना, अब आप इसका 4% भी अगर देखोगे, इसका 4% भी देखोगे ना भाई, 10 और 14 चौक 56 यानी 5.6 होता है। ठीक है, तो 14 और 5 उससे यानी 19.6 आएगा 140 के हिसाब से। ठीक है, तो अराउंड ये आपके पास 14% के आसपास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, 19 ओवर 139 करके आप देख लो, जो आपका नियरेस्ट आ रहा है वो आपके पास आंसर हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 14, आई मीन ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एक क्वेश्चन इस सेट में हो दिया होगा आपका। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या दिया, द मिक्सचर्स इन वेसल पी एंड आर पोर्ड इनटू एन एम्प्टी वेसल एस एस। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इन वेसल एस। तो बहुत ही सिंपल सा था, क्योंकि सारा जो एफर्ट हम लोगों ने लगा दिया वो इसकी क्वांटिटीज को करने में लगा। भाई पी और क्यू को आपने क्या किया, एक वेसल है एम्प्टी वेसल एस, तो सिंपल है, जो वेसल एस में उसमें पी और आर दोनों मिक्सचर होंगे आपके पास। ठीक है, मांग किसकी क्वांटिटी है, find the difference between the quantity of juice and water in vessel S। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इन वेसल S। भाई पहले जूस आप देख लो इसके अंदर कितना है ना, कौन सा है, पहले मिक्सचर देखो, पी एंड आर को पोर्ट किया है ना, तो जूस जो आएगा वो पी और आर का ही आएगा, है ना, और क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जूस एंड वाटर का है भाई, टोटल जूस तो यहाँ पर 200 आएगा। ठीक है, सिंपल है, टोटल जूस 200 आ गया, टोटल वाटर जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 168 एंड 120।
168 और 120 मेरे पास कितना होता है, दिस इज 288, ठीक है। वाटर और जूस का गैप मान रहे हैं, तो गैप इसका मेरे पास कितना हो गया, दिस इज 88 आपके पास निकल कर, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो लाइट सेशन है, बस आज उसको इतना ही रहने दो, है ना। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आपको सब आता है। कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई घबराने वाली बात, या देखो थॉट्स तो आएंगे आएंगे, थोड़ा बहुत घबराहट सबको होती है, तो कहना बड़ा आसान है, सबको होती है। मेरा भी एग्जाम होगा चाहे मुझे कितना ही आता हो, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती है, वो तो ऑब्वियस है, बट नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी मत होने, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, है ना, आप ये देखोगे, है ना, अराउंड हमने क्या क्या कर लिया आज, चलो ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक का सेट कर लिया, और एक आपका नंबर सीरीज का कर लिया, दो हम लोगों ने डीआई कर लिया, और एक आपका थोड़ा सा क्या है कि मिक्सचर्स का भी सेट कर लिया। मिक्सचर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके अलावा और रिवाइज करना है, तो भाई सेशन नंबर 15 आप देख लेना, है ना, 15 16 में आपके अर्थमेटिक दिए हुए हैं, वो आप देख लेना। अगर अर्थमेटिक डीआई आप और करना चाहते हैं, है ना, रिवाइज, हालांकि मैं तो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अब आप कुछ भी रिवाइज मत करो, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट या कुछ पोर्शन और ज्यादा बार बार करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आपको सिर्फ रिविजन चाहिए होता है ना। चाहे आप सिंगल क्वेश्चन से रिवाइज करो, चाहे आप केसलेट्स होकर रिवाइज कर लो, है ना, वो तो सेम चीज होती है, ठीक है। फिर भी अगर करना चाहते हो तो सेशन नंबर 9 और सेशन 10 में, है ना, आपके अर्थमेटिक केसलेट दिए ना, आई थिंक सेशन नंबर 8 या 9 होगा, 9 या 10 होगा, आप देख लेना टॉप 5 सीरीज, उसमें से सिर्फ डुएबल पार्ट करना, जो डिफिकल्ट पोर्शन हो वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। चलो, तो ऑल द बेस्ट, है ना, आराम से आप पेशेंसली कामली आप अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। कल शायद मैं एक बार आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब कल मैं कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं करूंगा, जस्ट फॉर द इंटरेक्शन, है ना, कि भाई परसों आपका एग्जाम है, तो कैसे कैसे चीजें करनी है, क्या क्या करना है, एक छोटा सा सेशन 5 से 7-10 मिनट का, जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो हम लोग करते हैं, ठीक है भाई। तो अब क्वांट के लिए हम लोग मिलेंगे 29 तारीख को, है ना। अब आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस खत्म हो गया, तो 29 की इवनिंग को अपना आरआरबी पीओ के लिए आपको जो प्लानिंग्स है वो सारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक महीना मिलेगा आपको आरआरबी पीओ मेंस के लिए। अब आप चाहो तो अच्छे से उसमें प्लान कर सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पार्ट को लेके अगर आपको होती है, कल का दिन है अभी, है ना, तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा, ठीक है। लेंदी सेशन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एट द एंड, है ना, वो बिल्कुल एंड ही है भाई, तो ज्यादा लेंदी, ज्यादा ज्यादा हार्ड ट्राई करने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर लगे भाई इंपॉर्टेंट है सेशन ये, तो आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या अपना जो भी आपका स्टडी सर्कल है, प्लीज आप उनसे बोलिए वो चैनल को क्या करे, है ना, वीडियोस इसमें देखे, है ना, अगर उनको लगता है यूजफुल है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।